कहानी एक घने जंगल में शुरू होती है, जहां एक व्यक्ति पागलों की तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। जंगल इतना सघन था कि बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वह आदमी सूरज की दिशा में बढ़ रहा था, लेकिन सूरज भी डूब चुका था। फिर भी उसने दौड़ना नहीं छोड़ा। दौड़ते दौड़ते वह एक जगह पहुंचा, जहां एक पुरानी नाव के कंकाल पर लिखा था, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जिसका मतलब था कि यहां से वापस लौटना संभव नहीं है। उस नाव को देखकर उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। अंधेरा और गहराता गया और अचानक सभी पक्षी उड़कर वहां से चले गए। छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी और वह व्यक्ति बहुत ज्यादा डर गया था। इसलिए वह एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन उसकी बदकिस्मती से वह ऊंचे पेड़ से गिर गया। बेहोश होने से पहले हम देखते हैं कि कोई उसे खींच रहा है, लेकिन कौन खींच रहा था यह नहीं दिखाया गया। उसकी दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। अब हमें 6 दिन बाद शहर में मीना नाम की लड़की दिखाई जाती है। मीना के पास कोई दोस्त या परिवार नहीं था, बस उसकी बहन थी। उस वक्त वह जिस पालतू जानवरों की दुकान पर काम कर रही थी, वहां के बॉस ने उसे एक तोता चिड़ियाघर छोड़ने का आदेश दिया। मीना उस तोते को अपने घर ले गई। अगली सुबह चिड़ियाघर के लिए निकलते वक्त वह लंबी सड़क पर चलते चलते रास्ता भटक गई और जंगल के बीचों बीच पहुंच गई। यह वही जंगल था जहां पहले एक आदमी गायब हो गया था। पहले वह अपनी गाड़ी से जंगल में आगे बढ़ती रही, लेकिन जब रास्ता समझ नहीं आया तो उसे गाड़ी छोड़कर पैदल चलना पड़ा। उसे लगा कि पास में कोई होगा जिससे मदद मिल सके, तो वह तोते को लेकर आगे बढ़ने लगी। अंधेरा भी गहराता जा रहा था। अचानक पहले की तरह सभी पक्षी पेड़ों से उड़ गए और मीना को डर लगने लगा। उसे धरती भी हिलती महसूस हुई और किसी के पास होने का आभास हुआ। दूर एक बूढ़ी औरत दौड़ती दिखी। मीना ने उसका पीछा किया और मदद मांगी, लेकिन वह औरत रुकी नहीं, भागती रही। जब मीना थक कर रुक गई तो बूढ़ी औरत ने उसे आवाज दी, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो तेजी से हमारी तरफ भागो। यह सुनकर मीना फिर से भागी और बूढ़ी औरत उसका हाथ पकड़कर उसे एक घर में ले आई। अंदर आते ही घर को बंद कर दिया गया। यह एक अजीब जगह थी जिसमें एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। उस बूढ़ी औरत के साथ 2 और लोग थे। मीना ने घबराकर पूछा, ये कौन सी जगह है? लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे शीशे के सामने खड़ा होने को कहा, क्योंकि कोई उन्हें देखने आने वाला था। मीना ने पूछा, आखिर कौन? तो बूढ़ी औरत ने कहा, वॉचर्स आ रहे हैं। अचानक अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। बूढ़ी औरत ने बताया कि वॉचर्स तुम्हारे आने से खुश हैं और तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे हैं। मीना बहुत उलझन में थी। जिन वॉचर्स की बात की जा रही थी, उन्हें न तो मीना ने देखा था और न ही किसी और ने। रात बीत जाती है और सुबह ये लोग उस जगह से बाहर निकलते हैं। बूढ़ी औरत बताती है कि वॉचर्स सिर्फ रात में निकलते हैं, दिन में हम जंगल में घूम सकते हैं। मीना जंगल में नहीं रहना चाहती थी, तो वह वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर बूढ़ी औरत ने कहा, यह तुम्हारा अच्छा फैसला नहीं है। इस जंगल से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। उसने समझाया कि रात से पहले घर लौटना जरूरी है, वरना जान से हाथ धो बैठोगी। लेकिन मीना किसी की बात नहीं सुनती और अपने तोते को लेकर आगे बढ़ती रहती है। चलते चलते उसे वही साइन बोर्ड दिखाई देता है जिस पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न लिखा था। यह देखकर वह डर तो गई, लेकिन सूरज की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करती रही। हालांकि वह जंगल से बाहर निकलने में सफल नहीं हो सकी। अचानक उसे जमीन के नीचे हलचल महसूस हुई, जिससे वह डरकर उसी घर की ओर भागी। वहां उसे मेडलाइन ने दिलासा दिया और बताया कि वह अकेली नहीं है जिसने भागने की कोशिश की हो, लेकिन असफल रही। उन्होंने समझाया कि यह जंगल आत्माओं को अपनी ओर खींचता है और अजीब चीजें दिखाकर पागल कर सकता है। मेडलाइन उसे जंगल में लगे कई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के साइन बोर्ड दिखाती है और बताती है कि ये साइन बोर्ड उनके घर से आधे दिन की दूरी पर हैं। अगर इससे आगे जाओगी तो वापस आना नामुमकिन है, तो लौटना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब भी तुम इस निशान को देखो, इसे नजरअंदाज मत करना। मीरा पूछती है, यह सब किसने बनाया? तो उसे जवाब मिलता है, यह एक प्रोफेसर का काम है। रात हो जाती है और लोग फिर से उस घर में लौट आते हैं। हर रात वॉचर्स उन्हें देखने आते थे। आज कीरा नाम की एक लड़की उनके सामने नाचती है और कहती है, उन्हें यह पसंद है। ऐसा नहीं था कि चारों को हर रात वॉचर्स के सामने बस खड़ा रहना पड़ता था। वे अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उनकी तरफ पीठ नहीं कर सकते थे।
रात में वॉचर्स का ही मसला था, लेकिन दिन में भी उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। वे हर रोज जंगल से कुछ न कुछ शिकार करके लाते थे, जिससे उनका गुजारा चलता था। अगले दिन कीरा और मीना जंगल में खाना इकट्ठा करने जाती हैं। मीना कीरा से पूछती है, आखिर वॉचर्स चाहते क्या हैं? कीरा बताती है, मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन मेडलाइन के पास एक थ्योरी है। उसके मुताबिक वॉचर्स हमें देखते हैं, हमें ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अगर हमने उन्हें देखा तो हम पागल हो जाएंगे। फिर कीरा एक घड़ा दिखाती है और कहती है, जंगल में ऐसे कई घड़े हैं। दिन के वक्त वॉचर्स इनमें रहते हैं और रात में बाहर निकल आते हैं। मीना कीरा को बताती है कि वह यहाँ फंसे हुए 6 महीने हो गए हैं। कीरा का पति जंगल में रास्ता ढूंढने के लिए निकला था और उसे उम्मीद है कि वह लौटकर आएगा और वे लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। हमें पता चलता है कि कीरा का पति वही व्यक्ति था जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। जब वे घर लौटते हैं, मेडलाइन मीना को 3 नियम समझाती है। पहला, रात के समय घर का दरवाजा न खोलना। दूसरा, रात में मिरर की तरफ पीठ न करना। और तीसरा, दिन के वक्त गढ़ों के पास न जाना और जितना हो सके रोशनी में रहना। उस रात मीना वॉचर्स के बारे में और जानना चाहती थी, इसलिए वह मिरर के पास कान लगाकर आवाजें सुनने की कोशिश करती है। जब उसे कुछ सुनाई नहीं देता तो वह गलती से मिरर की तरफ पीठ कर लेती है, जिससे वॉचर्स नाराज हो जाते हैं। वे मिरर को जोर जोर से मारने लगते हैं, यहां तक कि मिरर में दरार भी आ जाती है। शोर सुनकर मेडलाइन जाग जाती है और मीना को मिरर के सामने खड़े होने के लिए कहती है, जिससे उनका गुस्सा शांत हो सके। अगली सुबह मीना डेनियल के साथ शिकार पर जाती है। वह यहाँ और समय बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए जंगल से बाहर निकलने की योजना बना रही थी। वह डेनियल से पूछती है, क्या तुमने कभी किसी वॉचर को देखा है? डेनियल ना में जवाब देता है। तब मीना कहती है, मुझे लगता है कि ये सब मेडलाइन की बनाई हुई कहानियां हैं जिनमें वह हमें फंसा रही है। हमें उन गढ़ों को चेक करना चाहिए, शायद वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो। डेनियल, जो खुद भी यहां से निकलना चाहता था, उसकी बात मान लेता है। मीना रस्सी बांधकर एक घड़े में उतरती है, जबकि डेनियल रस्सी का दूसरा सिरा पकड़ता है। अगर मीना को कोई दिक्कत हो तो वह उसे खींच सके। नीचे पहुंचने पर मीना को इंसानों का सामान मिलता है। वह उसे इकट्ठा कर लेती है, क्योंकि ये उन लोगों का सामान हो सकता था जो जंगल में फंसे हुए थे। वे लोग उस सामान को लेकर वापस आते हैं। गड्ढे से बाहर निकलते वक्त मीना को अंदर किसी की उंगलियां दिखाई देती हैं, जिससे वह डर जाती है। वह सारा सामान लेकर वे अपने सुरक्षित घर में लौटते हैं, जहां मेडलाइन पूछती है, यह सामान कहां से मिला? वे झूठ बोलते हैं कि यह सामान जंगल से मिला है, लेकिन मेडलाइन, जो जंगल में बहुत समय से रह रही थी, समझ जाती है कि यह सामान गड्ढे से ही मिला होगा। वह मीना से पूछती रहती है, गड्ढे के अंदर तुमने क्या देखा? लेकिन मीना उसे कुछ नहीं बताती। उन्हें एक कैमरा भी मिला था, जिसे मीना और डेनियल घर के बाहर सीसीटीवी की तरह लगा देते हैं, ताकि वॉचर्स को देख सकें। मेडलाइन उन्हें समझाती है कि वे गलती कर रहे हैं, लेकिन वे उसकी बात नहीं सुनते। उस रात वॉचर्स के इंतजार में वे लोग बैठे रहते हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है। कैमरे में वे इंसानी टांगे देखते हैं। जो भी बाहर था वह कीरा के पति की आवाज में बात कर रहा था। कीरा को लगा कि उसका पति रास्ता ढूंढकर वापस आ गया है और वह दरवाजा खोलने के लिए भागती है, लेकिन मेडलाइन उसे रोक देती है और कहती है, यह तुम्हारा पति नहीं है। कीरा को यकीन नहीं होता, इसलिए मेडलाइन उसे सुझाव देती है, उससे ऐसी बात पूछो जिसे सिर्फ तुम और तुम्हारा पति जानते हो। कीरा बाहर खड़े व्यक्ति से एक किताब के बारे में सवाल करती है, जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए था, लेकिन जब बाहर खड़ा व्यक्ति कोई जवाब नहीं देता, अब उन्हें समझ आ जाता है कि यह वॉचर है। जब वे दरवाजा नहीं खोलते तो वॉचर उनके द्वारा लगाए गए कैमरे को तोड़ देता है। अब सभी वॉचर्स गुस्से में आ चुके थे। वे उनके घर के बाहर लगे शीशे को भी तोड़ने वाले थे, लेकिन सभी शीशे के सामने खड़े हो गए। ऐसा करने से वॉचर्स ने शीशा तोड़ना बंद कर दिया और हमला नहीं किया। उस रात कई अजीब घटनाएं हुईं, इसलिए डेनियल और मीना ने तय किया कि वे मेडलाइन को सच्चाई बता देंगे कि वे गड्ढे में गए थे। यह सुनकर मेडलाइन बेहद नाराज हो जाती है, क्योंकि उन्होंने एक नियम तोड़ा था। गुस्से में वह सारा सामान जो उन्होंने गड्ढे से लाया था वापस गड्ढे में फेंक देती है। अब मीना भी यहाँ रहने को मजबूर हो गई थी। समय बीतता गया, मौसम बदल गया और सर्दियां आ गईं। हालांकि वे लोग अब भी वहां फंसे हुए थे।
मीना हर रोज जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने जाती थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। उसने एक नक्शा भी बनाया था और उसे यकीन था कि कभी न कभी वह इसे पूरा कर लेगी। सर्दियों के कारण उन्हें ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा था और भोजन की कमी के कारण उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। इसी दौरान मैडलाइन और डेनियल का झगड़ा हो गया। गुस्से में डेनियल मैडलाइन और मीना को घर से बाहर छोड़ देता है और कीरा को सुरक्षित घर में बंद कर देता है। अंधेरा होने वाला था और मैडलाइन और मीना दरवाजा खटखटाकर डेनियल से दरवाजा खोलने की विनती करती है, लेकिन वह दरवाजा नहीं खोलता। रात हो जाती है और मजबूरी में उन्हें अपनी जान बचाने के लिए एक घने पेड़ के नीचे खड़ा होना पड़ता है। अब उन्हें वॉचर्स के आने की आहट सुनाई दे रही थी। इसी समय मीना और मैडलाइन के साथ दर्शकों को भी वॉचर्स की पहली झलक मिलती है। वे लंबे, पतले और खतरनाक थे। वे अपने गढ़ों से निकलकर इंसानों को देखने के लिए सेफ रूम तक पहुंचते हैं। जब वे देखते हैं कि मीना और मैडलाइन वहां नहीं हैं, तो उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। उनके जाते ही मीना और मैडलाइन को मौका मिल जाता है और वे वापस सेफ हाउस पहुंचकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हैं। आखिरकार डेनियल उनके लिए दरवाजा खोल देता है। सभी लोग डरे हुए थे क्योंकि अब उन्होंने उन जीवों को देख लिया था। मैडलाइन कहती है, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं यहाँ फंस गई हूँ। असल में मैं इन जीवों की तलाश में यहाँ आई थी। मैंने किताबों में पढ़ा था कि ये जीव फेरीज हैं, लेकिन जब मैंने इन्हें देखा तो पता चला कि ये तो दानव हैं और साथ ही काफी चालाक भी। ये लोग रूप बदल सकते हैं। मैंने जिसको देखा था उसने बिल्कुल मेरे जैसा रूप धारण कर लिया था, बस उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों के नीचे गहरे गड्ढे थे। मुझे लगा कि ये हम जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हर रोज ये हमें ऑब्जर्व करते हैं और हमारे जैसे काम करने की कोशिश करते हैं। उनकी बातचीत के बीच फिर से दरवाजे पर दस्तक होती है। अब ये जीव उनके जैसा बोलने लगे थे और अंदर आना चाहते थे, लेकिन वे दरवाजा नहीं खोल सकते थे। भले ही दरवाजा न खुलता, फिर भी उन जीवों के पास इतनी ताकत थी कि वे लोहे का दरवाजा तोड़कर अंदर आ सकते थे। सभी को कहीं छुपने की जरूरत थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाएं। तभी अचानक नील की नजर फर्श पर पड़ती है। फर्श थोड़ा उखड़ा हुआ था। जब वह उसे उठाकर देखता है तो नीचे एक बंकर मिलता है। बिना समय गंवाए वे बंकर का दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं और फिर दरवाजा बंद कर लेते हैं। वे हैरान थे कि इतने समय से यह बंकर वहीं था और उन्हें पता भी नहीं चला। बंकर के अंदर कई सुविधाएं थीं, सैकड़ों दिनों का खाना, टीवी, टेक्नोलॉजी और जरूरी सामान। मीना जानना चाहती थी कि यह जगह किसने बनाई, इसलिए वह कंप्यूटर चालू करती है। कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं था, लेकिन बहुत सारा डेटा सेव था। डेटा खोलने पर उन्हें पता चलता है कि यह बंकर डॉक्टर मार्टिन ने बनाया था। असल में वह प्रोफेसर इन जीवों के बारे में जानता था और उन पर शोध करना चाहता था, इसलिए उसने यह बंकर बनाया और खुद यहाँ छुप जाता था, जबकि अन्य इंसानों को पैसे का लालच देकर उनके लिए चारा बनाता था। अपनी रिसर्च के दौरान डॉक्टर मार्टिन ने पाया कि ये जीव वास्तव में फेरीज थे, जो पहले इंसानों के साथ रहते थे, लेकिन इंसानों ने उन्हें धोखा दिया और जंगलों में फंसा दिया। वर्षों तक जमीन के नीचे रहने के कारण उनके जादू और पंख खत्म हो गए थे। रिसर्च में उन्हें एक अलग तरह की फेरी मिली जो रोशनी में भी बाहर आ सकती थी और अच्छी थी। उसने डॉक्टर मार्टिन को मारा नहीं, बल्कि उसके साथ रहकर सब कुछ सीखने लगी। लेकिन कुछ समय बाद उनके बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया। कंप्यूटर में कई वीडियो सेव थीं और वीडियो में डॉक्टर मार्टिन ने कुछ जानकारी दी थी और मीना बस यह जानना चाहती थी कि आखिर में क्या हुआ। इसलिए वह आखिरी वीडियो प्ले करती है, जिसमें वह देखती है कि प्रोफेसर अपनी और उस फेरी की जान लेने वाले हैं। मरने से पहले वह जंगल में फंसे लोगों को बाहर निकलने का तरीका बता देता है। वह कहता है कि शाम को जिस दिशा में पक्षी उड़ते हैं, उसी दिशा में भागने पर वे जंगल से बाहर निकल सकते हैं। उसने अपने रिकॉर्ड किए गए संदेश में यह भी कहा था कि अगर कोई इस जंगल से बाहर निकलने में सफल हो जाता है तो यूनिवर्सिटी जाकर मेरी सारी रिसर्च नष्ट कर दे। कुछ रहस्य हमेशा गुप्त रहने चाहिए। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की। मैं वह दुनिया नहीं बना सका जिसका सपना मैंने देखा था। मैं इंसानों और फेरियों को साथ नहीं रख पाया। आज की रात इन सब के लिए उम्मीद की थी, क्योंकि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था। सभी लोग बंकर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वॉचर्स ने उनका सेफ हाउस पूरी तरह नष्ट कर दिया है।
अब वे जंगल से निकलने के रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। प्रोफेसर ने जिन पक्षियों का जिक्र किया था वे तो शाम को उड़ने वाले थे, लेकिन उन्हें शाम होने से पहले जंगल से बाहर निकलना था। इसलिए मीना अपने पास मौजूद तोते को आजाद कर देती है और जिस दिशा में वह उड़ता है उसी दिशा में वे चलने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक कब्र मिलती है। मेडलाइन बताती है कि एक समय था जब ये फेरीज इंसानों के साथ रहती थीं, लेकिन इंसानों ने उन्हें धोखा दिया और उन्हें जंगल में छोड़कर चले गए। इन फेरियों ने अपने पंख और जादू खो दिए थे, इसलिए वे कभी भी इस जंगल से बाहर नहीं जा सकीं। चलते चलते वे एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। अब वे इस नदी के जरिए जंगल से बाहर निकल सकते थे। शाम हो चुकी थी और वॉचर्स फिर से बाहर निकल रहे थे। इससे पहले कि वे डॉक्टर मार्टिन की नाव में बैठकर दूर जाते, डेनियल को अपना साथी जॉन मिल जाता है, जो बुरी तरह घायल था। डेनियल उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बाकी सब नाव में बैठ चुके थे। फिर वे देखते हैं कि जिस जॉन की डेनियल मदद कर रहा था वह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक रूप बदलने वाली फेरी थी। उसने डेनियल का रूप धारण कर लिया था और उनके सामने ही उसे मार डाला। सभी लोग हैरान थे, लेकिन उन्होंने देखा कि फेरीज नदी पार नहीं कर सकती। फेरी ने डेनियल के माथे पर एक निशान बनाते हुए उसे मार दिया था। बाकी लोग नदी पार करके शहर तक पहुंच जाते हैं। अगला सीन मीना को दिखाता है, जो डॉक्टर मार्टिन की यूनिवर्सिटी में पहुंची है ताकि उसके कहे अनुसार उसकी रिसर्च को नष्ट कर सके। लेकिन डेटा डिलीट करने से पहले उसे पता चलता है कि हजारों साल पहले इंसान और फेरीज एक साथ रहते थे। तब उनकी शादी भी हो जाती थी और उनके बच्चे होते थे, जिन्हें हाइब्रिड कहा जाता था। मीना को यह भी पता चलता है कि मेडलाइन, जिसे उन्होंने जंगल में पाया था, असल में प्रोफेसर की पत्नी थी। वह सोच में पड़ जाती है कि मेडलाइन ने यह बात उनसे क्यों छिपाई। मीना इस कंफ्यूजन को कीरा के साथ साझा करती है और बताती है कि मेडलाइन, जिससे वे जंगल में मिले थे, प्रोफेसर की पत्नी थी, लेकिन उसने यह बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि वह एक इंसान नहीं, बल्कि एक रूप बदलने वाली फेरी थी। कीरा यह सुनकर हैरान हो जाती है। असल में कई साल पहले प्रोफेसर की पत्नी मेडलाइन फेफड़ों के कैंसर से मर गई थी। प्रोफेसर उससे बहुत प्यार करते थे और उसके साथ रहना चाहते थे। जब उन्हें रूप बदलने वाली फेरियों के बारे में पता चला तो उन्होंने एक फेरी को मेडलाइन जैसा बना लिया। जैसे ही मीना यह बात बता रही होती है, उसे एहसास होता है कि वह यह सब बातें कीरा से नहीं बल्कि मेडलाइन से कर रही थी, जिसने इस वक्त कीरा का रूप धारण किया हुआ था। असली कीरा वहां आती है, लेकिन मेडलाइन उसे बेहोश कर देती है और फिर मीना पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है ताकि उसका राज ही रहे। इससे पहले कि वह मीना को मार पाती, मीना कहती है, तुम अलग नहीं हो, बल्कि तुम खास हो। तुम हाइब्रिड हो, आधी इंसान और आधी फेरी। इसलिए तुम फेरीज के साथ भी रह सकती हो और इंसानों के साथ भी। यही कारण है कि तुम जंगल से बाहर आ सकी। मीना की यह बात सुनकर अचानक मेडलाइन के पंख और उसकी जादुई शक्तियां वापस आ जाती हैं। वह मीना को वहीं छोड़कर उड़ जाती है। कहानी कुछ हफ्तों बाद की दिखाई जाती है, जहां मीना अब अपनी बहन के पास रह रही है। जंगल और फेरियों के साथ हुई घटनाओं के बाद वह बहुत डर गई थी और अब अपनी बहन के साथ ही रहना चाहती थी। उसने अपनी बहन को बताया कि उसे लगता है कि वह फेरी अभी भी उसका पीछा कर रही है। उसकी बहन उसे दिलासा देती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। कहानी के आखिरी सीन में हमें एक बच्ची दिखती है जो मीना के घर के नीचे खेल रही होती है। यह कोई और नहीं बल्कि वही फेरी मेडलाइन है, जो अब इस बच्ची के रूप में उनकी दुनिया में रह रही है। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।